हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नए एक्ट के बारे में बात की थी जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब देखिए, इस एक्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड में एक बहुत ही बड़ा सोशल फॉर्म ऑफ हीनियस क्राइम आ गया था। एक सामाजिक अपराध शुरुआत हो गई थी जिसका नाम था अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत। अब देखिए, अनटचेबिलिटी हम लोगों ने देखा था होता क्या है। इतना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ये सोशल डेरोगेशन है कि किसी के ना सिर्फ छूने के बल्कि उससे यदि छूकर हवा आती है, उसकी परछाई को देख लिया जाता है तो भी इसे क्या माना जाता है, उससे प्रदूषित हो जाते हैं हम, ऐसा माना जाता है। और ये जो है ये मुख्यतः एक वर्ग के अगेंस्ट जो कि थे शेड्यूल कास्ट। ये जो शेड्यूल कास्ट है यानी कि अनुसूचित जाति जो है, जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 366 हमारे संविधान के आर्टिकल 366 में मेंशन है, जो जाति मेंशन है उन जातियों के अगेंस्ट ये हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक तौर पर देखा गया अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जा रहा था। और हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही भारत क्या बना, भारत एक डेमोक्रेसी बना, तो डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी। कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि भले ही कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कद का हो, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति उसकी कहीं पर भी हो, वो क्या होते हैं, सभी ह्यूमन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस इक्वालिटी का एक्सट्रीम जो फॉर्म है अनटचेबिलिटी, वो इसी के अंदर आर्टिकल 17 के अंदर क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। आर्टिकल 17 जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे वो हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, प्रैक्टिस जो अनटचेबिलिटी छुआछूत की प्रैक्टिस है उसे पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। ये डायरेक्टली आर्टिकल 17 हमारे संविधान में लिखा गया है। और उसी एक्ट के तहत क्या किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बनाया गया। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि इस में क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी, जैसे ही अनटचेबिलिटी को क्या किया गया, छुआछूत को बैन कर दिया गया। इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से डायरेक्ट क्या हुआ, बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले, नागरिक सिविल राइट्स मिले। तो इन सिविल राइट्स में बेसिकली कौन कौन सी राइट्स मिले, अधिकार मिले, सबसे पहला जो मिला वो था सोशल राइट्स, और दूसरी जो है वो मिली रिलीजियस राइट्स यानी कि सामाजिक अधिकार, और दूसरा जो है धार्मिक अधिकार मिले। धार्मिक अधिकार मिले मतलब क्या होता है कि कोई भी धर्म स्थल जो कि पब्लिक के लिए ओपन है, वहां पर मैं जाकर वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐतिहासिक तौर पर जिस पर छुआछूत की प्रैक्टिस करी जाती थी, वो भी क्या कर सकता है, उस प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप में वहां पर जाके प्रेयर कर सकता है, पूजा कर सकता है, और कोई भी धार्मिक सेवा को ऑफर कर सकता है। ये पहला था, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था सोशल यानी कि सामाजिक अधिकार क्या क्या होते हैं, जैसे वो कहीं पर भी जाके कुएं, घाट या नदी से पानी ले सकता है। किसी भी ऐसी जगह जो पब्लिक के लिए ओपन है वो क्या कर सकते हैं, वो वहां पर जा सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट या तो फिर हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी में आने से भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की सेवाएं लेने से उनके खिलाफ शोषण या भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि यदि ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया जाता है तो क्या होता है, फाइन लगता है, जो आमतौर पर हमने बताया था क्या होता है, 1 मंथ से 6 महीने तक ये क्या हो सकता है, जेल हो सकती है, या तो फाइन लग सकता है। फाइन कितना लग सकता है, 100 रुपए से 500 रुपए तक का फाइन लग सकता है, या तो इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग सकता है। जैसा भी कोर्ट को उचित लगे वो ऐसा निर्णय दे सकता है। तो ये जो था हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब देखिए आगे हम इसी का पार्ट 2 डील कर रहे हैं। वो ये है कि स्टेट के पास यानी कि राज्य के पास कुछ स्पेशल पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव फाइन लगा सकते हैं। कलेक्टिव फाइन यानी कि सामूहिक जुर्माना। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हरियाणा में एक
पंचायत का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, खाप पंचायत। ठीक है, अब खाप पंचायत क्या होती है? जो भी एक प्रकार के रूल्स को इंपोज करते हैं, ये कोई सरकारी पंचायत नहीं है। ये क्या करते हैं? अपने धर्म, अपने कास्ट के लोग मिलकर और पूरे के पूरे एक समाज के लोग मिलकर एक पंचायत बनाते हैं, और जितने भी हिस्टोरिकली जो कस्टम्स फॉलो होते हैं, जो ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं, वो क्या किए जाते हैं? ये कस्टम और ट्रेडिशन ये खाप पंचायत उस पर इंपोज करता है समाज पर। तो यदि कोई भी, मान लीजिए जैसे कि कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है, अपनी जाति से दूसरी जाति में शादी कर रहा है, तो क्या करता है? खाप पंचायत उसके परिवार पर, उन दोनों कपल पर क्या करता है? कोई सैंक्शन लगाता है, जैसे उन्हें समाज से बहिष्कृत कर देता है, उन्हें समाज निकाला दे देता है, या जैसे भी चीज हो उस प्रकार का जो फैसला सुनाता है। अब ऐसे पर क्या होता है? पूरा का पूरा समाज या एक वर्ग ऑफ पंचायत रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस पूरे के पूरे अपराध में। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में यह भी प्रावधान है कि कभी कोई पूरा का पूरा समूह यदि रिस्पॉन्सिबल है, तो उस पूरे के पूरे समूह को क्या किया जा सकता है? सामूहिक जुर्माना देना पड़ सकता है। यह भी इसमें प्रावधान है। तो कैसे सामूहिक जुर्माना देना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करेगा? राज्य सरकार जो है एक इंक्वायरी कमिटी बैठाएगा। इस इंक्वायरी का क्या होगा? पूरी की पूरी ये समिति फैक्ट फाइंडिंग मिशन, यानी कि सारे तथ्यों को क्या करेगी? अच्छे से स्टडी करेगी, और यदि पाया गया कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट में जो अधिकार दिया गया है, इस एक्ट के जो प्रावधान है, ये जो समूह है इस एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, वॉयलेशन किया है, तो क्या कर सकता है राज्य सरकार? राज्य सरकार पूरे के पूरे समूह में, पूरे के पूरे समाज में कलेक्टिव फाइन लगा सकता है, और वो फाइन पूरे समाज को मिलकर देना पड़ेगा। ये फाइन लगाने के बाद क्या होगा? राज्य सरकार अपने ऑफिशियल गैजेट में क्या करेगा? जैसे सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आता है, बिल्कुल वैसे ही सरकार क्या करेगी? एक नोटिफिकेशन निकालेगी, और उस नोटिफिकेशन के जरिए यह निकाले जाएगा कि ये अपराध के लिए इस समूह को दोषी पाया गया है, अतः इतना फाइन लगाया गया है। और उस गांव के लोगों को, उस समूह के लोगों को बताने के लिए क्या करेगी? सरकार ड्रम बजा के, कुछ लोगों को हायर करके ड्रम बजा के लोगों को ऐलान करेगी कि यह समूह इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है, अतः इतना फाइन आपको करा जाएगा। या तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी और यदि कोई सूटेबल तरीका हो सकता है, उस तरीके के हिसाब से भी इंफॉर्म कर सकती है लोगों को, उस समूह के लोगों को जिन पर यह फाइन इंपोज किया गया है। बात समझ में आई? अब लेकिन होता क्या है, कई बार मान लीजिए ये पंचायत, जो खाप पंचायत मैं आपको बता रहा था, खाप पंचायत ने एक फैसला दिया, और इस फैसले में पूरे के पूरी पंचायत के लोगों को दोषी करार दिया गया। पर ऐसा भी हो सकता है इस पंचायत में कुछ लोग होंगे, मान लो एक तत्व है, एक छोटा सा ग्रुप है, ये ग्रुप ने क्या किया? ये ग्रुप ने इस डिसीजन को अपोज किया, उसका दृढ़ता पूर्वक क्या किया? ऑपोजिशन किया कि ये इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ये इस प्रावधान के अगेंस्ट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समुदाय है ये क्या कर सकता है? ये एक पर्सन, वो चाहे वो एक पीड़ित व्यक्ति हो या एक पीड़ित समाज हो या समूह हो, इस पूरे के पूरे समूह में, तो ऐसे में ये पीड़ित व्यक्ति या पूरा का समाज का एक छोटा सा तत्व क्या कर सकता है? राज्य सरकार को क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है कि भैया इस जुर्म में हमारा कोई भी भागीदारी नहीं है, इसी वजह से जो फाइन आपने इंपोज किया है वो फाइन हम नहीं भरेंगे। और ये पेटिशन फाइल करने के लिए, ये याचिका फाइल करने के लिए कोई भी सरकारी फीस नहीं देनी पड़ेगी इस याचक को। बात समझ में आई? इस पीड़ित व्यक्ति को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कलेक्टिव फाइन है ये कैसे रिकवर किया जाएगा? ये सीआरपीसी क्रिमिनल जो कोड है उसके तहत एक प्रोविजन है जिसमें ऐसा कोई भी जो एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रशासनिक बॉडी कोई भी ऐसा फाइन लगाती है तो
वो फाइन ऐसा माना जाता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने लगाया है और उसी प्रावधान के अंदर इस फाइन को रिकवर किया जाएगा। सिंपल, यानी कि पूरा समूह रिस्पॉन्सिबल होगा तो क्या होगा, पूरे समूह पर सामूहिक फाइन या जुर्माना लग सकता है, जिसे कलेक्ट करने के लिए सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार ड्रम बजा के लोगों को सूचित करेगी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इसे रिकवर करने के लिए ये पास करा जाएगा, माना जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट प्रावधान में आ जाते हैं, वो है सेक्शन 11। अब देखो होता क्या है, बहुत बार होता क्या है कि एक बार किसी ने चोरी करी तो उसे कुछ दंड मिला, ठीक है, उसे कुछ पनिशमेंट मिली, लेकिन फिर क्या किया जाता है, जब सामने वाले ने दूसरी बार वही जुर्म किया तो उसका जो जुर्म है बढ़ा दिया जाता है, जो पनिशमेंट है उसे बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा ही इस एक्ट में भी कहा गया है सेक्शन 11 की तरह कि यदि एक पर्सन बार बार इसी एक्ट के अंदर किसी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति को क्या करता है, अनटचेबिलिटी के क्राइम से बार बार उसे कन्विक्ट किया जाता है, तो क्या होगा, उसकी जो सब्सिक्वेंट पनिशमेंट है वो और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो बाद में दोषी पाए जाने पर जुर्माना बढ़ाया गया है इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहली बार जुर्माना करते हैं तो याद कीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 से 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, या तो 100 रुपए से 500 रुपए तक की क्या हो सकता है, फाइन लग सकता है, या दोनों भी लग सकता है। यदि उसी पर्सन ने दोबारा फाइन कमिट किया, दोबारा यही पनिशमेंट या क्राइम कमिट किया, तो क्या होगा, 1 से 6 महीने की जगह इसको दुगना कर दो, 2 महीने से 12 महीने तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है। साथ ही फाइन जो है 200 से 500 के बीच में लगेगा। यदि तीसरी बार फिर से उसने यही क्राइम किया तो क्या होगा, इसको फिर से दुगना कर दो, 1 साल से 2 साल के बीच में इंप्रिजनमेंट मिल सकता है और वहीं पर फाइन जो है 300 से 500 के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है, या ये दोनों किए जा सकते हैं। सो ये एक हो सकता है इंप्रिजनमेंट, या सिर्फ फाइन हो सकता है, या इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों हो सकते हैं इस एक्ट के प्रावधान के अंदर। बात समझ में आई, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा बनाई जाती है। अब देखिए नॉर्मली, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे क्राइम सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक नियम होता है। वो क्या नियम होता है कि जब तक आपके खिलाफ कोई अपराध प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक क्या माना जाता है, आपको इनोसेंट माना जाता है। ठीक है, तब तक आपको इनोसेंट माना जाता है, बात समझिएगा। ठीक है, तब तक आपको इनोसेंट माना जाता है। लेकिन इस एक्ट में थोड़ा सा प्रावधान उल्टा है। ऐसा कुछ सीरियस एक्ट्स में होता क्या है, जैसे कि उदाहरण समझते हैं, पीएमएलए हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये एक्ट 2005 में पास हुआ। इसी एक्ट के तहत जो अपनी फेमस आजकल बॉडी है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आती है, इसी एक्ट के तहत अभी अभी रिसेंटली कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे और अभी 2 दिन पहले उन्हें जमानत मिली है इसी एक्ट के तहत। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी किसी के खिलाफ कोई एक्यूजेशन लगता है तो जब तक वो अपने आप को इनोसेंट नहीं प्रूफ कर लिया जाता, उसे क्या माना जाता है, गिल्टी माना जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि ये एक बहुत ही कड़ा कानून है, तो ये माना जाता है कि यदि प्राइमा फेशिया एक छोटा सा भी एविडेंस मिलता है तो आपको ये माना जाता है कि आपने ये क्राइम किया है, आप गिल्टी हो, और जो अरेस्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, भैया आप सबूत इकट्ठा करके साबित करो कि आप बेकसूर हो। और आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर हमारा जो कोर्ट है वो क्या मानता है कि आप अपराधी नहीं हो, आप इनोसेंट हो, और जिसने आपके ऊपर अपराध का दोष लगाया है उसको प्रूफ करना पड़ता है कि आप अपराधी हो। समझ रहे हो, ये अंतर है दोनों प्रकार के। इसी प्रकार इस एक्ट में भी, इस एक्ट यानी कि 1955 का जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, उसमें यह कहा गया है यदि ऐसा कोई भी जुर्माना, ऐसा कोई भी क्राइम या जुर्म बेसिकली शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट किया जाता है, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के अगेंस्ट किया जाता है, तो ये पूर्व धारणा, ये एक कोर्ट के द्वारा माना जाएगा कि
कि ये क्राइम किस लिए किया गया है? ये क्राइम किया गया है अनटचेबिलिटी के इंटेंशन से। समझ में आई बात? और यदि ये प्रूफ कर रहे हो कि ये अनटचेबिलिटी की इंटेंशन से नहीं किया गया है, तो जो एक्यूज्ड है उसे कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया ये एक्ट मैंने छुआछूती की भांति नहीं किया है, ये किसी और कारण से यह एक्ट हमने किया है। बात समझ में आई? तो एक कोर्ट जब भी एक क्राइम केस आता है शेड्यूल केस कास्ट के अगेंस्ट इसमें, तो वो एक पूर्व धारणा बना लेता है कि यदि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अगेंस्ट ये क्राइम किया गया है, तो वो किस लिए किया गया है? वो छुआछूत की मन धारणा से किया गया है। छुआछूत के कारण ही उस शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट अपराध किया गया है। बात समझ में आई? सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए यहां पर न्यायालय जितने हैं उनके भी जो अधिकार हैं, क्षेत्र अधिकार, उसमें कुछ लिमिटेशन जारी की गई है, उसमें सीमा करी गई है। क्या जारी किया गया है? उसमें कहा गया है कि इस एक्ट के अंदर जो कोई भी प्रावधान है वो कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा अपना जजमेंट देते हुए। और कोई भी प्रावधान जजेस जब जजमेंट देते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो इस एक्ट के अगेंस्ट दें। ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि बहुत बार क्या होता है, हम ट्रेडिशन के बेसिस पर, हम कस्टम्स के बेसिस पर क्या कर देते हैं, एक जो प्रथा चले आ रही है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो क्लियर ऑर्डर दिया गया है इस एक्ट के अंदर न्यायालय को कि भैया ऐसी कोई प्रथा चलते आ रही है, ऐसा कोई कस्टम चलते आ रहा है, तो उसे आप बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं करोगे। और यदि वो किसी भी तरीके से छुआछूत को प्रमोट करता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो क्या होगा, उस पूरी की पूरी प्रथा को आप खारिज करोगे। सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अब मान लो किसी कंपनी ने गलती कर दी। अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल अपराधी था और उसने एक के अगेंस्ट क्राइम किया, ठीक है, अनटचेबिलिटी की, छुआछूती की प्रैक्टिस की। लेकिन मान लो एक कंपनी आ गई, मान लो ये एक कंपनी है ABC, ये क्या किया, रोजगार का एक नोटिफिकेशन लाया। इस रोजगार के नोटिफिकेशन में इसने क्या बोला कि हम भैया रोजगार SC लोगों को नहीं देंगे, ये जो ऐतिहासिक तौर पर अनटचेबल रहते हैं उनको हम क्या देंगे, उनको हम नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं मानते। ऐसा करके कोई कंपनी नोटिफिकेशन ले आई और छुआछूत के बेसिस पर क्या किया, भेदभाव किया गया। तो क्या किया जाएगा, कंपनी नोटिफिकेशन, ये क्या किया, कंपनी ने इस एक्ट का उल्लंघन किया। तो ऐसे केस में क्या होगा, कंपनी को गिल्टी माना जाएगा। लेकिन कंपनी गिल्टी मानी जाएगी तो पनिशमेंट किसको मिलेगा, पनिशमेंट उसको मिलेगा जो कोई भी पर्सन इंचार्ज रहेगा। पर्सन इंचार्ज कौन रहता है, वो हो सकता है सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है, कंपनी का सेक्रेटरी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, वो CEO हो सकता है, जो भी कंपनी का इंचार्ज है। यदि कंपनी ने ऐसा कुछ अपराध किया है जो इस अधिनियम के अगेंस्ट है, तो कौन जो पर्सन इंचार्ज रहेगा उसे गिल्टी माना जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यदि इस पर्सन को गिल्टी माना गया तो क्या किया जाएगा, इसे सारी सजा दी जाएगी जो अभी तक हम एक इंडिविजुअल को देते थे। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए सारे के सारे इंचार्ज में से किसी एक पर्टिकुलर अधिकारी का क्या हुआ, उसका नाम आ रहा है कि इनकी जानकारी, इनके साइन की वजह से ये अपराध कमिट हुआ, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, चाहे वो सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो या CEO हो, उस पर्सन की यदि जानकारी के अनुसार ये नोटिफिकेशन निकाला गया और ऐसा क्राइम किया गया है, ऐसा जुर्म किया गया है, तो क्या होगा, उस केस में इस पर्टिकुलर पर्सन को भी सजा मिलेगी, बाकी सारे को सजा नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हो सकता है कि यदि ये जो भी पर्सन है, सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, CEO हो, यदि वो कोर्ट में प्रूफ कर दे भैया हमारी जानकारी में नहीं था कि ये क्राइम कमिट किया गया है, या मुझे जानकारी नहीं थी ऐसे कोई एक्ट के बारे में, और ये साबित कर दिया जाता है, तो क्या किया जाएगा, वो पर्सन इस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, याद कीजिए कॉग्निजेबल हमने क्या पढ़ा था, संज्ञेय,
जो भी ऑफेंस है वो इस एक्ट के अंदर कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि यदि पुलिस के पास क्या हुआ, एफआईआर दर्ज की गई, तो पुलिस क्या कर सकता है, बिना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बेसिस पर सीधा और सीधा क्या कर सकता है, जिसके अगेंस्ट एफआईआर की गई उसे अरेस्ट कर दिया जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा था 498A आईपीसी, उसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था, वो क्या ऑफेंस था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था। मतलब कि ऐसा कोई भी अपराध इस एक्ट के अंदर दर्ज किया जाता है जिसमें 3 महीने से ज्यादा की सजा प्रिस्क्राइब की गई है एक्ट में, तो वो सारे के सारे एक्ट क्या हैं, कॉग्निजेबल हैं, संज्ञेय अपराध हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज होते ही उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। बात समझ में आई? और एक और बात कही गई है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब होता क्या है, बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक। अब देखो, लोक सेवक के पास बहुत सारे रोल रहते हैं समाज में। तो जब बहुत सारे रोल रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनको परेशान करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट झूठी कंप्लेन करा देते हैं। झूठी कंप्लेन कराने के बाद ताकि इनको प्रताड़ित कर सके, अपना काम ये ढंग से ना कर सके, इस वजह से ऐसा काम किया जाता है। बात समझ में आई? तो इस वजह से पब्लिक सर्वेंट, जितने भी लोक सेवक रहते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है। कि जैसे कि सिविल सर्वेंट है, तो सिविल सर्वेंट मान लो आईएएस आईपीएस है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से आप, यानी कि केंद्र सरकार से आप परमिशन ना ले लो और केंद्र सरकार आपको इस एक्ट को पुश करने के लिए अप्रूवल ना दे, तब तक क्या कर सकते हो, आप इस सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के, लोक सेवक के अगेंस्ट ये एक्ट जारी नहीं कर सकते। ऐसा ही यदि मान लो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि डिप्टी एसडी, यानी कि मान लो डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम है, डीएसपी है, तो इनके लिए, इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए रहेगा, राज्य सरकार का अप्रूवल चाहिए रहेगा। ठीक है? तो यदि किसी लोक सेवक के लिए ये एक्ट को लागू करने की डिमांड रखी गई है, कोई इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है, तो क्या चाहिए, पूर्व परमिशन चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए किसके लिए चाहिए, केंद्र सरकार का अप्रूवल चाहिए। और वहीं कोई राज्य सरकार ने नियुक्ति करी है तो उस केस में राज्य सरकार परमिशन देगी। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो, ड्यूटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट राइट्स अकरिंग फ्रॉम द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे ही क्या होता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया, तो बहुत सारे अधिकार मिले, राइट्स मिले। ये जो राइट्स है ये क्या मिले, इन राइट्स से उन लोगों को बहुत सारे सोशल अधिकार मिले, सोशल राइट्स मिले और रिलीजियस राइट्स मिले। तो ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि ये जो अधिकार एक्ट में मेंशन्ड हैं, ये उन लोगों को, शेड्यूल कास्ट लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को वास्तव में ये अधिकार ग्राउंड लेवल पर रियलाइज हो, सिर्फ पेपर पे ये अधिकार बने ना रहे, ये इसमें कहा गया है। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के मिलने पर मिलने वाले अधिकारों की सुनिश्चित करना किसका काम है, राज्य सरकार करेगा कि ये अधिकार उनको सही तरीके से मिलते हैं। तो इसके लिए क्या करेगा, राज्य सरकार बहुत सारे एक्शन लेगा जिसके तहत क्या किया जाएगा, ये सारे अधिकार मिलेंगे। जैसे नंबर 1, बहुत सारे स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। स्पेशल कोर्ट का काम क्या होगा, यदि ऐसे कोई भी क्रिमिनल केसेस आते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी क्या करेगा, जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयत्न करेगा। तो ये क्या करेगा, फास्ट सॉल्यूशन टू केसेस अंडर द एक्ट। 1955 के एक्ट अधिनियम के अंदर कोई भी केस लाया गया तो क्या किया जाएगा, उस केसेस को जल्दी से जल्दी सुलटाने का काम करेगा यह स्पेशल कोर्ट। इसके अलावा क्या किया जाएगा, समय समय पर सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने का क्या एम क्या है कि क्या अनुसूचित जाति के लोगों को इन अधिकारों से
क्या उनका परिचय है, क्या उनके अधिकार एक्चुअल लेवल पर रियलाइज हो रहे हैं, और उस सर्वे के बेसिस में क्या किया जाएगा, नई कमिटी जो भी सर्वे के रिजल्ट के बेसिस में क्या किया जाएगा, जो भी कमी होगी उस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। ऐसे ही यदि आप देखोगे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे कि यहां पर कौन सा है, यहां पर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट उत्तर और दक्षिण जो है छत्तीसगढ़ वहां पर कम है। तो जो सेंट्रल बेल्ट है वहां पर जो प्लेन एरिया है वहां पर शेड्यूल कास्ट ज्यादा पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। इसी वजह से आप देखोगे तो ऐसे क्षेत्र और ऐसे सेक्टर जहां पर शोषण ज्यादा हो रहा है, जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों पर अभी भी अनटचेबिलिटी जैसे अपराध प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहां पर सरकार क्या करेगी, ज्यादा अपने कदम को बढ़ाएगी, वहां पर लोगों को ज्यादा स्टेप्स लेकर क्या करेगी, लोगों की अवेयर करेगी और दूसरे स्टेप्स लेगी, जैसे कि लीगल एड फ्री में प्रोवाइड करेगी। लीगल एड प्रोवाइड करने से क्या होगा, उनको उनके अधिकारों की जानकारी होगी और यदि किसी ने उनके अधिकार का हनन किया है तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे और एक स्पेशल समिति बनाएंगी जिनका काम क्या होगा, जिनका काम होगा इस एक्ट के जो मेजर प्रावधान हैं उसको अच्छे से क्या किया जाए, उसको अच्छे से पालन करें, उसको उसकी जो जागरूकता है गांव-गांव तक, लोगों तक फैलाएं, ये भी इनका काम है। तो ये कौन कौन स्टेप्स लेगा, ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार है, राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वो ऐसे स्टेप्स ले। बात समझ में आई, सिंपल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि कोई केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार भी इस डायरेक्शन में स्टेप ले सकता है। केंद्र सरकार क्या कर सकता है, राज्य सरकार को कुछ स्टेप्स लेने के लिए डायरेक्शन भी दे सकता है, दिशा दिखा सकता है कि आप इस तरीके से स्टेप लोगे तो ये एक्ट या जुर्म जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आमतौर पर जो भी स्टेप्स लेते हैं साल में कम से कम एक रिपोर्ट बना के कहां पर सबमिट करेगा, उसे पार्लियामेंट में सबमिट करेगा, उसने क्या स्टेप लिया और उसकी वजह से क्या सुधार आया और राज्य सरकार ने क्या स्टेप लिया और उसकी वजह से समाज में क्या स्टेप सुधार आया, ये करके एक रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट को कहां पर पेश करेगा, संसद या पार्लियामेंट में पेश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई भी दूसरा एक्ट है, दो एक्ट के बीच में क्या हुआ, मान लीजिए एक एक्ट ए है एक एक्ट बी है, दो एक्ट के बीच में क्या हुआ, दुविधा हो रही है, एक एक्ट कुछ और बोल रहा है दूसरा एक्ट कुछ और बोल रहा है, और उसमें जो एक्ट बी है वो जो हम पढ़ रहे हैं 1955 का सिविल राइट्स एक्ट ही है। तो ऐसे केस में कौन सा होगा, इस एक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी किसी भी अन्य एक्ट से, यानी कि जब भी शेड्यूल कास्ट का जिक्र हो और कभी भी ये लगे कि अनटचेबिलिटी जैसा एक्ट उनके खिलाफ प्रैक्टिस किया जाएगा तो बाकी सारे एक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 1955 का सिविल राइट्स एक्ट। बात समझ में आई, ये एक्ट बाकी सारे अन्य अधिनियमों को क्या कर देता है, को ओवरराइड कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो यदि कोई भी प्रोबेशन की बात आपको करते हैं, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, यदि कोई जुर्म किया जाता है तो जुर्म किया जाता है तो एक होता है प्रोबेशन, प्रोबेशन यानी कि परिवीक्षा। परिवीक्षा का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए एक पर्सन ने कोई क्राइम किया और वो क्राइम ने उसे अपराधी, कोर्ट ने उसे अपराधी घोषित कर दिया, यानी कि वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल बन चुका है, तो ये करने के बाद क्या हुआ, वो जेल में सजा काट रहा है। बात समझ में आई, जेल में सजा काटते हुए उसे क्या हुआ, उसे जो जेल में है कुछ अच्छा बिहेवियर एग्जिबिट किया, उसने अच्छा व्यवहार किया, तो उसे एक टाइम बीइंग के लिए छुट्टी मिल जाती है, जेल से बाहर आने का समय मिलता है, उसे कहा जाता है प्रोबेशन। तो ये एक टेम्पररी रिलीफ दी जाती है, किसे, क्रिमिनल को दी जाती है, कन्विक्टेड क्रिमिनल को, एक अपराधी को दी जाती है, क्योंकि उसने जेल में जाके अच्छा व्यवहार दर्शाया है, इसी वजह से दी जाती है। बात समझ में आई। अब देखो ऐसा यदि कोई भी पर्सन 1955 का जो एक्ट है उसके अंदर अनटचेबिलिटी को रोकते हुए ऐसा कोई अपराध, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए, नॉट रोकते हुए, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए कोई अपराध के लिए कन्विक्ट माना गया है,
तो यदि वो 14 साल के ऊपर है तो उसे क्या मिलेगा? प्रोबेशन भी नहीं मिलेगा। यानी आप समझो एक बड़ा ही कड़ा कानून है। कड़ा कानून क्यों बनाया गया इस चीज में? क्योंकि जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस है वो एक बेहद ही सोशली डेरोगेटिव प्रैक्टिस है। मैंने आपको बताया था कि वो जो ह्यूमन डिग्निटी है, मानवता को ही अटैक करती है, और इस वजह से क्या होता है? इस वजह से ह्यूमन डिग्निटी पर प्रश्न उठ जाता है, सवाल उठ जाता है, और इसी वजह से क्या है, यहां पर प्रोबेशन का जो बेनिफिट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। यदि कोई 14 साल से ऊपर है और उसे इस अनटचेबिलिटी के क्राइम के लिए कन्विक्ट किया गया है तो उसे प्रोबेशन का भी बेनिफिट, परिवीक्षा का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर टू मेक रूल्स। अब देखिए एक चीज और समझिए, देखिए जो एक्ट होता है, अधिनियम जो होता है, ये क्या करते हैं? ये मेजर चीजें केवल इस एक्ट में मेंशन रहती है। ये क्या हुआ? इसमें पार्लियामेंट यानी कि संसद का अप्रूवल चाहिए रहता है, प्लस प्रेसिडेंट का साइन लगता है, तब जाके वो एक्ट पास होता है। ठीक है, एक्ट पास होता है। अब क्या होता है, एक्ट में सारी छोटी छोटी चीज नहीं लिखी जा सकती। बहुत सारी चीज क्या रहती है? रूल्स बनाए जाते हैं। कोई भी एक्ट बनता है उसके बाद कुछ रूल्स आते हैं। प्रश्न ये उठता है, सर हर चीज एक्ट में लिख दो ना, अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, ग्राउंड लेवल पर स्थिति अलग होती है। बहुत बार क्या होता है, इस रूल्स को ग्राउंड लेवल की स्थिति के हिसाब से क्या करना रहता है? फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना पड़ता है, बदलते रहना पड़ता है, नंबर 1। दूसरी चीज, यदि हम माने चेंज तो करते ही रहना पड़ता है, साथ ही साथ रूल्स को स्टेट स्पेसिफिक भी बनाना पड़ता है। एक जगह है, एक कस्टम के हिसाब से अलग अलग बदलना पड़ता है। इस वजह से यदि हम हर चीज एक्ट में लिखें तो कोई भी बदलाव फ्यूचर में लाना है तो क्या हो गया, एक बड़ा ही सरदर्द बन गया। फिर से उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करो, फिर से क्या करो, प्रेसिडेंट से एसेंट मिले, तो ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ज्यादा समय ले लेता है, टाइम टेकिंग है। उदाहरण के लिए समझो, उदाहरण के लिए मान लो हमने जीएसटी एक्ट जो हमने पास किया, संविधान में संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उसके बाद जीएसटी आ गया। अब जीएसटी एक्ट लाया गया, उस जीएसटी में क्या बना गया, जीएसटी कमिटी बनी गई, और इस जीएसटी कमिटी क्या करता है, ये कोई भी जीएसटी में रेट चेंज होता है वो ये डिसाइड करती है, ये कमिटी, ये समिति डिसाइड करती है। अब यदि मान लीजिए कोई, जैसे कि कोविड वैक्सीन में क्या किया गया था, कोविड वैक्सीन में जो जीएसटी रेट है उसे घटा दिया गया था। अब यदि जीएसटी रेट को घटा दिया गया तो ये घटाने के लिए यदि पूरा का पूरा संसद का फिर से बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता, फिर प्रेसिडेंट का साइन लेते, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता, बहुत समय बर्बाद होता, बहुत पैसा बर्बाद होता। इसी वजह से रूल में लिखा गया कि सिर्फ और सिर्फ कमिटी ही आराम से जीएसटी रेट चेंज कर सकती है। ऐसा ही क्या होता है, हर ऐसे एक्ट के बाद क्या होता है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, और ये रूल्स कौन बनाता है? ये रूल्स बनाती है आमतौर पर जो सरकार रहती है वो रूल्स बनाती है। लेकिन लिखा क्या जाता है, ये रूल्स को बनाने के बाद भी कौन करता है? ये रूल को बनाने के बाद यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो उसे पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है, और संसद को कुछ दिन का समय मिलता है। इस एक्ट के अंदर 30 दिन का समय मिलना है, और इस 30 दिन में यदि पार्लियामेंट दोनों लोकसभा और राज्यसभा पास कर देंगे तो वो नया रूल बन जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा कोई भी बदलाव लाते हैं तो बदलाव के साथ वो रूल को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई भी रूल बनाना है, कौन बनाएगा रूल? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनाएगा। वो केंद्र सरकार क्या करेगा, 30 दिन के संसद के पास रखेगा, और 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है, संसद उसमें कोई भी बदलाव ला सकता है, संसद उसमें कोई भी परिवर्तन ला सकता है, या यदि संसद पास कर दिया तो वो रूल एज इट इज पास हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी के साथ हमारा एक और मेजर जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है वो भी आज हमने खत्म कर लिया है। कल से हम दूसरा एक्ट बिगिन करेंगे और उसे भी हम इसी तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ के निपटा लेंगे। अभी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो एक्ट्स खत्म हो चुके हैं उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो मेंस ओरिएंटेड रहेगा क्योंकि ये पेपर 7 सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही है। तो मैं मेंस ओरिएंटेड आपको कुछ प्रावधान दूंगा,
वो जो प्रावधान है, उन क्वेश्चंस को आप इन प्रावधान के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और प्लीज उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आंसर राइटिंग में हमारा बेनिफिट हो। सिर्फ पढ़ते रहेंगे और अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे तो हमारा कोई भी मेंस में भला नहीं होगा। तो प्लीज आंसर जरूर लिखिए यदि आपको मेंस में अच्छा करना है तो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच।